हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील। पहले तो आप ये बताओ, एलील आपको समझ आया? जो हम एलील डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एलील का मतलब होता है दो अल्टरनेटिव फॉर्म। मतलब जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। आप मोटा मोटा ऐसा याद रखो कि जीन के दो फॉर्म्स होते हैं वर्क करने के, जो एक ही लॉकस पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस के अंदर दो ही एलील होते हैं एक जीन के। लेकिन आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील, मतलब बहुत सारे एलील। तो जब किसी जीन के दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म होगी एलील की, तो हम उसे मल्टीपल एलील कहेंगे। और ये हमें दिखाई देगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। हम जानते हैं कि हमारे अंदर 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। ये क्या है? ये एक जीन के 4 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। उसमें से हमने ए बी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था ना, वो कोडोमिनेंस था। सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस शो करता है, बाकी सारे ब्लड ग्रुपिंग क्या शो करते हैं? मल्टीपल एलील। तो सारे मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस शो करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील बिकॉज देयर आर मैनी फिनोटाइप्स इन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का जो नाम पड़ा ए बी ओ बी, ये किस बेसिस पे? आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है ना, उसके बेसिस पे ये नाम है। अगर किसी के आरबीसी पे ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। जिसे मैंने आपको बताया था, ओ को 0 पढ़ो तो 0 एंटीजन वाले को ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं उसकी उल्टी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमें यहाँ देखना मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। तो more than 2 alternative form allele of a gene in population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as multiple allele। तो मीनिंग आप समझ लो, बाकी आपके काम का नहीं है, सिर्फ मीनिंग याद रखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जांपल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। वैसे तो ये मल्टीपल एलील है ही नहीं आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में, बट ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दिया, इसलिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे? द ह्यूमन ब्लड ग्रुप इलस्ट्रेट बोथ मल्टीपल एलील एंड कोडोमिनेंस, मैंने आपको बता ही दिया। बट ऑल केसेज ऑफ मल्टीपल एलील डू नॉट शो कोडोमिनेंस, सारे मल्टीपल एलील डोमिनेंस को शो नहीं करते, कोडोमिनेंस को। दीज आर एबीओ ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग ए बी एंड ओ। दिस लेटर रेफर टू ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो एक एंटीजन है। एंटीजन एक प्रोटीन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कैटेगरी की है। जो एंटीजन है उसी के नाम पे ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा है। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए फॉर्म एंटीजन ए, those with blood group B produce antigen B, but these with blood group AB form the both antigen A and B, and those with blood group O produce no antigen, as we have discussed it. So ABO blood grouping is the best example of multiple allele. When one gene has more than 2 allele, then it is called multiple allele. यही simple definition याद रखनी है आपको। ये देखो सारे ब्लड ग्रुप और ऑस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये बता रखा है। अगर आपके दोनों पेरेंट ओ के हैं तो ऑस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये सबसे बेस्ट टेबल है, आप कितने सारे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ब्लड ग्रुप से न्यूमेरिकल आते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो बच्चों का क्या होगा? एक बच्चा है जिसकी नानी का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो उसके भाई का या बहन का क्या ब्लड ग्रुप होगा। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये देख लो टेबल, इससे आपको समझ आ जाएगा। ओ के 2 पेरेंट है तो ऑस्प्रिंग ओ ब्लड ग्रुप की बनेगी। ए बी और ए बी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल वालों को तो छोड़ दो, आप तो ऑस्प्रिंग याद रखो। अगला वाला कॉलम की आपको जरूरत नहीं है। पेरेंट और ऑस्प्रिंग देख लो। ऑस्प्रिंग मतलब बच्चे। ओ और ए को करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप भी आएगा और ए भी आएगा। अगर दोनों पेरेंट ए ब्लड ग्रुप के हैं तो भी ओ और ए आ सकता है, क्योंकि ओ रिसेसिव है, वो आ सकता है। ओ में भी आएगा, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा। एक पेरेंट का ओ ब्लड ग्रुप है, एक का बी है, तो भी बच्चे ओ और बी दोनों के हो सकते हैं। बी और बी का है तो भी ओ और बी हो सकते हैं। ए और बी का है तो ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। सारी संभावना है, देख लो आप। अगर दोनों पेरेंट के ब्लड ग्रुप ए और बी है तो सारी पॉसिबल जिन, लेकिन जब ए बी साथ आएगा तो कोडोमिनेंस कहेंगे हम उसे। अगर एक का ओ और एक का ए बी है तो ए और बी होने के चांस है। अगर एक का ए और एक का ए बी है तो ए बी और ए बी होने के चांस है।
और बी और ए बी है तो ए बी और ए बी होने के चांस है, और ए बी है तो भी ए बी और ए बी होने के चांस है। तो आपने ये देखा ऑफस्प्रिंग में कैसे ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। इनको ऐसे समझना, आई ओ से मल्टीप्लाई, आई लेके आई जीन लेके उसके ऊपर आई ओ करके चेक करना, इसी तरीके से आई ए करना, इसी तरीके से आई ओ और आई बी करके करना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो उससे आपको पता लग जाएगा। इसकी ट्राई करना, खुद से प्रैक्टिस करना। नहीं आए समझ और दिक्कत आए तो मुझे कमेंट या कॉल करके पूछना है, व्हाट्सअप कर दें। अब हम आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कैसे हम डोनेट करते हैं। तो पहले यहाँ देख लो आप, इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है। ए है वो डोनर है और उधर वाला ए है रिसिपिएंट है। जो देता है वो डोनर, जो लेता है वो रिसिपिएंट। तो एरो से पता लग रहा है आपको, जहाँ से एरो जा रहा है वो डोनर, जहाँ पे जाके एंटर कर रहा है वो रिसिपिएंट। तो ए कैन बी गिव ब्लड टू द ए कैन गिव ब्लड टू द ए बी को तो सभी देंगे, ध्यान रखना। और ए खुद को ए को दे सकता है, बी खुद के बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ए बी पे दोनों एंटीजन है और वो प्रॉब्लम जनरेट करेगा किसी को भी। ए बी कैन गिव ब्लड ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल ए बी एंड ओ, देयरफॉर यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज़ द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ये टेबल आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझा रखा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है। तो हमने बहुत टाइम से हम ये डिस्कस कर रहे हैं ब्लड वाला। अगर आपके अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो दिमाग की एक्सरसाइज करो, फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्लो है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा दिया मैंने आपको, लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज बेस्ट बिटवीन persons of the same blood group, but some inter-blood group transfusion can also be safely done if necessary. Since the RBC on presence O blood group have no blood group antigen, the blood of these person can be donated to person of the all blood groups. Therefore, person of O blood group are called universal donor. The persons of AB blood group have both antigen A and B in their RBC, but no antibodies in their plasma. Such person cannot donate blood to persons of another blood group but can receive the blood from all persons, hence they are called universal recipient. तो वेरी परफेक्ट डेफिनेशन, और उधर से आपका कैलकुलेशंस एरो मेथड से आपको समझाया। अब नीचे एक टेबल देख लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्पेटिबिलिटीज़ फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। कब एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीजन्स क्या होते हैं, एग्लूटिनोजन क्या वगैरह समझ लो। तो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। टर्मिनल शुगर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, मतलब एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट है, ए पे ए, बी पे बी, ए बी पे ए एंड बी बोथ, ओ पे नन। ये गैलेक्टोसोमाइन, गैलेक्टोज ये शुगर्स के नाम है। तो ये आपको ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप एंटीजन ध्यान रखना। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। एंटीबॉडी इसका उल्टा, ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए बी के ऊपर कोई नहीं, ओ के ऊपर दोनों। ये कहाँ होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है। एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, उसका उल्टा एंटीबॉडीज़। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होते हैं। जिनके पास दोनों एंटीबॉडीज़ होगी वो ब्लड ग्रुप होगा, वो ले नहीं पाएगा किसी और से, उसी से ले पाएगा सेम से, लेकिन दे सकता सबको। तो देखो आप क्या देख रहे हो, जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो सबसे ब्लड ले सकता है। रेड सेल टाइप एग्लूटिनेटेड रेड सेल मतलब आरबीसी किससे होगी। तो पहले वाला आपका जो ए ब्लड ग्रुप था तो उसकी ए बी और बी से होगा, उल्टा करना है। बी का ए और ए बी से होगा। ए बी का एग्लूटिनोजन होगा नहीं और ओ का सबसे हो जाएगा। एग्लूटिनोजन मतलब प्रॉब्लम्स कब हो जाएगी। ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्टेड फ्रॉम, ट्रांसफ्यूजन मतलब किस से एक्सेप्ट करेगा, तो ओ से ले सकता है, ए से खुद से तो लेगा, इसे बी वाला बी से लेगा और ओ से लेगा, ए बी वाला सबसे लेगा और ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। तो ये लास्ट वाला है वो किससे ब्लड ले सकता है, और ये वाला है वो किसको ब्लड दे सकता है। और ये था कौन सी एंटीबॉडी है, और ये उधर था ये कौन सा एंटीजन है, और ये वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इससे बेस्ट आपको और कोई नहीं समझा सकता। ये सबसे शानदार तरीके से हमने ब्लड ग्रुप की रिसर्च करी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। लीटल जीन नाम की एक टर्म होती है। क्या है लीटल का मतलब घातक। तो अगर कोई जीन जब होमोलॉगस कंडीशन में आए और किसी को मार दे तो उसे लीटल जीन कहते हैं। तो हम देखते हैं कई बार जेनेटिकल डिजीज़ में सडन डेथ हो जाती है,
म्यूटेशन से भी लीथल जीन जनरेट हो जाते हैं, तो उससे डेथ हो जाती है। लीथल जीन का रेशियो हमेशा 2:1 आता है। अ लीथल जीन कैन बी डिफाइंड एज जीन हुज फिनोटाइप इफेक्ट इज सफिशिएंट ड्रास्टिक टू किल द bearer. द नॉर्मल सेग्रीगेशन रेशियो इज मॉडिफाइड इंटू 2:1। तो इसमें आपको मोटी मोटी ये बात ध्यान रखनी है कि ये होमोलोगस कंडीशन में मार देता है, जिसके अंदर भी ये होता है बियरर को, और इसका रेशियो 2:1 होता है। इसका मतलब होता है घातक जीन। ओके, तो ये हमने पढ़ा। अब हमारे पास अब जो नीचे आपको दे रखा है, नीचे जो पार्ट दे रखा है, टाइप ऑफ नॉन एलाइलिक जीन इंट्रैक्शन और डाईहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। तो मैंने आपको समझाया था कि जीन के इंट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक एलिलिक या इंट्राजेनिक और एक था इंटरजेनिक। तो ये इंटरजेनिक वाले को नॉन एलाइलिक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पहले पढ़ाई जाती थी। इसके अंदर टाइप है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में दो होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो इसका रेशियो आएगा 12:3:1 होगा, सबका सम 16। ये सब जोड़ने पे 12, 3, 15, 1, 16, सबका सम 16 होगा, क्योंकि डाईहाइब्रिड में टोटल ऑफस्प्रिंग 16 बनती है। तो ये 16 डाईहाइब्रिड F2 जनरेशन का रेशियो है। ये सब मेंडल के रेशियो से गड़बड़ कर रहा है, बस कोलैबोरेटिव जीन आएगा वो सेम आएगा, बाकी सब अंट आएंगे। तो ये बता रखा है कि नॉन एलाइलिक जीन इंट्रैक्शन के रेशियो अलग अलग होते हैं। रिसेसिव डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1, रिसेसिव का 9:3:4, डुप्लीकेट जीन का 15:1, पॉलीमेरिक एडिटिव जीन का 9 से 1, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9 और 7, सप्लीमेंट्री जीन का 9:3:4, कोलैबोरेटिव जीन का 9:3:3:1, इनिबिटरी जीन का 13:3। तो ये पहले के टाइम में एम्स और नीट में आता था, बस सिर्फ रेशियो आता था। इन सब का मीनिंग वगैरह आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब देख लो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन में डिफरेंस क्या है। तो जब आपके सिलेबस में नहीं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नज़र डाल लेना। तो ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये था नॉन एलाइलिक जीन इंट्रैक्शन के टाइप्स। अब हम पढ़ लेते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था दो टर्म होती है, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेन। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक को अफेक्ट करता है। जैसे एक जीन के खराब होने से बहुत सारे जीनोटाइप डिस्टर्ब हो जाए तो हम उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी जीन। अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। प्लियो का मतलब मोर, ट्रॉप्स का मतलब टर्न। सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब समझ रहे हो इसका कि एक जीन के खराब होने से बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं या प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जैसे सपोज करो आपका एक जीन एक्स आपकी बॉडी में ख़राब हो गया, म्यूटेशन हो गया, वो बर्बाद हो गया, तो आपके लीवर में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पेट में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको सर भी दुखता है, आपके टांगों और घुटनों के अंदर भी दर्द हो रहा है, आपके बाल झड़ गए, आपकी मेमोरी चली गई, इतने सारे दिक्कतें आई एक जीन के ख़राब होने से। तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी जेनेटिक्स में और प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जाम्पल देखो, इन कॉटन a gene for the lint also influence the height of plant, size of ball, number of ovule, viability of seeds। देखो, कॉटन जो होता है, जिसे आप कॉटन रुई बोलते हो, इसके में एक जीन खराब होता है लिंट वाला। लिंट आपको पता है, उसके उस पार्ट्स को बोलते हैं रुई के, जिससे फाइबर बनते हैं। वो अगर ख़राब हो जाता है तो उससे क्या होता है, प्लांट की हाइट भी अफेक्ट होती है और जो बॉल बनती है, उसका जो दाना बनता है, उसकी साइज़ भी अफेक्ट होती है, उसके ओव्यूल अफेक्ट होते हैं ओवरी के अंदर, और सीड के जिंदे रहने की वेबिलिटी पर। इन गार्डन पी ऑफ द जीन विच कंट्रोल द फ्लावर कलर ऑल्सो कंट्रोल द कलर ऑफ सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ रेड स्पॉट ऑन द लीफ एक्सिल। एक जीन बहुत सारी बातें शो करे तो समझ जाना वो प्लियोट्रॉपिक जीन है। इन ड्रोसोफिला वाइट आई म्यूटेशन कॉजेज डिपिगमेंटेशन इन मैनी पार्ट ऑफ द बॉडी। In transgenic organisms, the introduced gene often produce different effect depending upon the place of introgression. In human being, pleiotropy is exhibited by syndrome called sickle cell anemia and phenylketonuria. सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया ये हम डिजीज में पढ़ेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर कीटोन बॉडी पास होती है यूरिन में। इन सिकल सेल एनीमिया द जीन विच कॉजेज दिस डिजीज अल्टर द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑल्सो चेंज द फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी को सिकल्ड कर देता है।
ये यहीं पे बता दिया तो बताता हूँ। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया ये फॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1934 में बताया था। ये इनबॉर्न मतलब पैदा होने के साथ ही होने वाली बीमारी है। ऑटोसोमल है मतलब 22 क्रोमोसोम पे लिंक्ड है, एक्स वाई पे नहीं है। रिसेसिव का मतलब एग्जिबिट नहीं होता हर जनरेशन में। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम की कमी पड़ जाती है जिससे फिनाइल एलानाइन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। लीवर के अंदर फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिनाइल एलानाइन जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हाइपर फिनाइल एलानाइमिया हो जाएगा, मतलब फिनाइल एलानाइन बढ़ जाएगा हमारे लीवर के अंदर, शरीर के अंदर। तो वो क्या होगा, किडनी और लीवर और फिर आपके उसको अफेक्ट करेगा, हार्ट को और दिमाग को भी अफेक्ट करेगा। मेनली वो किडनी को अफेक्ट करेगा। फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा और फिर उससे क्या हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के बाद कीटोन बॉडी बन जाएगी। तो इस फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी की वजह से क्या होगा, फिनाइल एलानाइन इकट्ठा होगा और वो किडनी से एक्सक्रीट होगा, तो किडनी भी डैमेज करेगा और कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। मींस यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी आ रही है। कीटोन बॉडी डेंजरस बॉडी होती है जो नुकसान करती है शरीर में। एक बीमारी और होती है इससे, फिनाइल कीटोन ईडियट, जो दिमाग के अंदर जमा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप MBBS में पढ़ोगे। तो अपन ने क्या देखा कि लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोसोम 12, जो आपका 12वां क्रोमोसोम है। टोटल 1 से लेकर 22 तक ऑटोसोम होते हैं, उसमें से जो 12वां क्रोमोसोम है उसके अंदर एक जीन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और इस डिफेक्टिव जीन के कारण, इस डिफेक्टिव जीन का कारण होता है सब्सटीट्यूशन। तो डिलीशन, सब्सटीट्यूशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, ये सब हम म्यूटेशन में पढ़ेंगे आगे। तो आपको इतना ज़्यादा तो क्या याद रखोगे आप, तो ये ध्यान रख लो, फिनाइल कीटोन यूरिया एक इनबॉर्न जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर लीवर के अंदर फिनाइल एलानाइन होता है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो उस वजह से फिनाइल एलानाइन इकट्ठा हो जाएगा शरीर में और किडनी को अफेक्ट करेगा और यूरिन के साथ पास आउट होगा कीटोन बॉडी की फॉर्म में। इसलिए इसको बोलते हैं PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल का हम आगे कंटिन्यू करेंगे।